हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। WHO के अनुसार हर साल करीब 873,000 केसेस होते हैं और 40,000 डेथ्स इसकी वजह से हो जाती हैं, लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से। लेप्टोस्पायरोसिस फैमिली फिजिशियंस के द्वारा बहुत ही अंडर डायग्नोस्ड डिजीज़ है। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि इसके जो इनिशियल फीचर्स होते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस के से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए उसमें हम कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। और दूसरा कारण ये है कि फैमिली फिजिशियन इसके बारे में सोचते ही नहीं है। अगर सोचेंगे नहीं तो हम डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। तीसरा कारण ये है कि इसके टेस्ट थोड़े महंगे हैं, इसलिए ज़रा कम कराए जाते हैं। और कॉमन टेस्ट अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो इसके बारे में हमें टेस्ट कराना चाहिए, कुछ खास फीचर्स हो तो। लेप्टोस्पायरोसिस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये स्पाइरल शेप्ड होता है। और इसी तरीके के एक बैक्टीरिया द्वारा सिफिलिस हुआ करती थी, जो अब आजकल बहुत रेयर डिजीज़ है। दुनिया में पाया जाने वाला ये सबसे कॉमन जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक इन्फेक्शन का मतलब है ऐसा इन्फेक्शन जो जानवरों से आदमियों में फैलता है। कौन से जानवरों से ज़्यादातर होता है? ये ज़्यादातर जो होता है चूहों से, फॉर्म एनिमल्स जैसे कैटल और घोड़ों से हो सकता है, जो पेट एनिमल्स होते हैं कुत्तों से और बिल्लियों से हो सकता है, और कई वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं। इसका रिजर्वायर यानी इन्फेक्शन सारे मैमल्स में हो सकता है, जिसमें इंसान भी इंक्लूडेड है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 30 दिनों तक होता है और ज़्यादातर केसेस में 5 से लेकर 15 दिनों तक होता है। यानी कि सिम्टम्स आने में 2 से 30 दिन लग जाते हैं जब इन्फेक्शन होता है। तो अब हम बात करते हैं इंसानों में जानवरों के द्वारा फैलता कैसे है। इंसानों में अगर कोई खुले जख्म हो या कोई एब्रेजन्स हो तो उसके एनिमल यूरिन के, जानवरों के यूरिन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकता है, या फिर यूरिन और जो फीसेस है या मल है जो अगर पानी या सॉइल को दूषित कर दे और उसके कांटेक्ट में इंसान की स्किन अगर आ जाती, ब्रोकन स्किन आ जाती है या खुले हुए जख्म आ जाते हैं, तो फिर उसके द्वारा फैल सकता है। ये खुले जख्मों से इन्फेक्शन जा सकता है, आँख से जा सकता है, नाक से जा सकता है, मुंह से जा सकता है और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू इन्फेक्शन जा सकता है। जब ये लेप्टोस्पायरा ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो ये लिम्फेटिक्स और ब्लड के थ्रू होता हुआ पूरे बॉडी में फैल जाता है और ख़ासकर लिवर और किडनी में ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है। इसीलिए ये लिवर और किडनी को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और नुकसान करता है सीवियर केसेस में। लेप्टोस्पायरोसिस के इंसिडेंट्स जो होते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं। जब इन्फेक्टेड एनिमल का यूरिन जो होता है पानी या सॉइल में आ जाता है, ज़मीन में आ जाता है, तो काफ़ी लंबे समय तक ज़िंदा रह सकता है और कभी कभी 1 महीने तक भी ज़िंदा रह सकता है। और जब ये ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो फिर उसके ब्लड में एंटर कर जाता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादातर मानसून के सीज़न में ज़्यादा होता है, जैसे कि आजकल जब कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है या फिर बाढ़ का पानी आ जाता है, तो ऐसे केसेस में एनिमल यूरिन के इन्फेक्ट होने के चांसेस इंसानों को ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बहुत ही डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होते हैं। जैसे कि हम कोविड का उदाहरण ले लें, कुछ केसेस में बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है, कुछ केसेस में बहुत ही सीवियर डिजीज़ होती है और कुछ केसेस में इतनी सीवियर डिजीज़ होती है कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसी तरीके से लेप्टोस्पायरोसिस में भी बहुत ही वेरिड प्रेजेंटेशन होता है। कुछ केसेस में बहुत ही माइल्ड फीवर होता है और ज़्यादातर अनडायग्नोज चला जाता है, उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता है। पर माइल्ड केसेस में इसमें फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकती है, मसल पेन्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकते हैं, आपका जो आईज़ होती हैं वो रेड हो सकती हैं, कुछ रैशेज़ आ सकते हैं, उल्टी लग सकती है, लूज़ मोशंस हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है और ये 8 से 10 दिन में ये ठीक हो जाता है। सीवियर डिजीज़ या सिम्टम्स जो होते हैं वो माइल्ड डिजीज़ होने के थोड़े दिनों के बाद होते हैं, जब फीवर दोबारा से आता है और ये वाइटल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे लिवर है, किडनी, हार्ट, ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीवियर डिजीज़ में जॉन्डिस हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन की मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो सकता है, सांस फूल सकती है, इर्रेगुलर हार्ट रेट हो सकता है, एपेटाइट कम हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, बॉडी में पूरे में स्वेलिंग हो सकती है, मसल एक हो सकते हैं, बॉडी एक हो सकती है, हेडेक हो सकता है। इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं और इवन डेथ भी हो सकती है। सीवियर केसेस में मल्टीपल हेमरेजेस भी हो सकते हैं, जिसमें से रेटिना भी उसमें से एक है और नोज़ ब्लीड भी हो सकती है। अब हम आते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस की डायग्नोसिस कैसे करेंगे। माइल्ड केसेस में लेप्टोस्पायरोसिस की डायग्नोस करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो 2-3 दिन 4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है और उसमें हमें लेप्टोस्पायरोसिस के टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर फीवर 5-6 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करता है तो जो कॉमन
फीवर के टेस्ट हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, जैसे कि मलेरिया है, वायरल फीवर है, टाइफाइड है, डेंगू है, यूरिन इन्फेक्शन है, चेस्ट में इन्फेक्शन है। इन सबको रूल आउट करने के बाद फिर हम लेप्टोस्पायरोसिस के टेस्ट करते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस में 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक तो कल्चर होता है, कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट बहुत देर के बाद आती है, जिससे उसी रिपोर्ट आने की कोई वैल्यू नहीं रहती है। दूसरे नंबर पर आते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है, हम लेप्टोस्पायरा के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को नापते हैं। ये एलाइजा से नापते हैं, ये आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज़ नापते हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज़ जो होती है, जो रीसेंट एंटीबॉडीज़ होते हैं, रीसेंट इन्फेक्शन के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो इसकी अगर ये पॉजिटिव है तो लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, अगर क्लिनिकल फीचर्स हैं तो। बेस्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो मैट है। तीसरे नंबर पर आते हैं पीसीआर टेस्ट जो होते हैं, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम डायरेक्टली लेप्टोस्पायरा को एंटीजन को डायग्नोस करते हैं। पहले हफ्ते में लेप्टोस्पायरा ब्लड में रहता है और पहले हफ्ते के बाद ये यूरिन में परसिस्ट करता है, इसलिए पहले हफ्ते में ब्लड टेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है यूरिन टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में माइल्ड केसेस में ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर फीवर परसिस्ट करता है तो डॉक्सीसाइक्लिन, एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं। सीवियर केसेस में हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है तो हम इंजेक्टेबल 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स देते हैं, जैसे कि सेफ्ट्रायोक्सिन। उसके साथ में हमें एक्सरे टेस्ट भी करना पड़ता है, किडनी फंक्शन टेस्ट करने पड़ते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करने पड़ते हैं, ताकि देखें कि सीवियर केसेस में लिवर कितना डैमेज हुआ है और किडनी कितनी डैमेज हुई है। अगर हार्ट बीट इरेगुलर होती है तो ईसीजी भी करना पड़ता है। लेप्टोस्पायरोसिस बहुत ही अंडर डायग्नोस्ड डिजीज़ है। इंडिया में बहुत सारे इसके केसेस जो होते हैं बहुत लेट स्टेजेस पे डायग्नोसिस होती है, तो उसमें फिर एंटीबायोटिक देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर अर्ली स्टेज पे ये डायग्नोस हो जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि अगर हम लोग लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में सोचेंगे तभी डायग्नोस कर पाएंगे, अगर सोचेंगे ही नहीं तो डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। आज बस इतना ही। मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।